वेलकम बैक टू रवि ब्लॉगिंग। और अभी मैं आ चुका हूँ एमपी बिरला प्लेनेटेरियम में, जिसका हिंदी का शो 4 बजे से। अभी मैं आपको वो बोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है। ये एमपी बिरला प्लेनेटेरियम, हम 4 बजे जाएंगे हिंदी शो देखने के लिए। इसमें यूनिवर्स से रिलेटेड सारा दिखाया जाता है, स्टार्स, प्लैनेट, एस्टेरॉयड्स, इसके बारे में। 4 बजे चलते हैं। एंट्री मिल चुकी है हमें। अब यहाँ से टिकट लेंगे, 120 रुपये पड़ता है। ये टिकट के लिए पाकिस्तान उधर ऑनलाइन टिकट बुकिंग लिंक। ये टिकट हमने ले लिया है, ज़्यादा सेफ एंटर कर चुके हैं। अब स्टार्ट होगा लगभग 5 मिनट के बाद। इसी मशीन के द्वारा दिखाया जाता है। अंदर में प्रॉपर लाइट न होने के कारण वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, पर साउंड क्वालिटी ठीक है, जिससे सुनकर आप अपने नॉलेज में बढ़ावा दे सकते हैं। देवियों, सज्जनों और नन्हे दोस्तों, नए रूप में सुसज्जित कोलकाता के एमपी बिरला तारामंडल में आपका स्वागत है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव मस्तिष्क रात के आकाश को देख अचंभित रहा। सदियों तक नक्षत्रों का निरीक्षण करने के बाद पूर्वजों ने बनाई कुछ विशाल इमारतें, जो कैलेंडर और वेधशालाओं के काम आई। इंग्लैंड में लगभग 4000 साल पहले निर्मित स्टोनहेंज संभवतः अंग्रेजों की वेधशाला ही थी। प्राचीन माया सभ्यता द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में निर्मित इस पिरामिड से नक्षत्रों और समय की गति का अध्ययन होता था। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने महाकाश के बारे में हमारी पुरानी सोचों को बदल दिया। चलिए आज के समय की शुरुआत हम कोलकाता के क्षितिज पर हो रहे सूर्यास्त से करते हैं। संध्या काल का आकाश हमें संकेत देता है आने वाले अंधकार का। गुम होते उजाले में टिमटिमाते बिंदु उभरते हैं। जल्दी ही हमें रात्रि का शानदार आकाश दिखने लगेगा। महाकाश के एक कोने में खड़े होकर हम नक्षत्रों से भरे असीम आसमान को देखते हैं, मानो ये हमें आमंत्रित कर रहा हो। अगर हम गौर से देखें तो पाएंगे कि कुछ तारे जरा बड़े हैं और दूसरों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने देखा कि ये तारे एक वक्राकार पथ में आगे बढ़ते रहते हैं। हर रात, महीने दर महीने, प्राचीन ग्रीक पर्यवेक्षकों की नजर में ये थे घूमने वाले गतिशील ग्रह। अब हम जानते हैं कि ये सुदूर में बसे खूबसूरत ग्रह हैं, जिन्हें रोशनी मिलती है हमारे ही सूर्य से। जैसे जैसे समय गुजरता है, पूरा आसमान पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, लेकिन ये आसमान नहीं घूमता, बल्कि हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की दिशा में परिभ्रमण करती है। तारों से सज्जित शामियाने में सिर्फ एक नक्षत्र स्थिर है,
ध्रुव तारा यानी पोल स्टार कोलकाता में ये उत्तरी आसमान में 22 डिग्री की ऊंचाई पर दिखता है। रात के आकाश में इधर उधर बिखरे तारों में हमारे पूर्वजों ने महाकाश की संरचना को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि एक दूसरे की तुलना में ये तारे पूरे साल लगभग एक ही दूरी पर रहते हैं। आसमान में एक दिशा सूचक सा बनाने के लिए उन्होंने नजदीक स्थित तारों के समूह को लेकर 88 संरचनाएं बनाई और उन्हें काल्पनिक रेखाओं से जोड़ा। और महाकाश पर्यवेक्षकों ने उन्हें मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। ओरायन तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले 3 चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने तारामंडल हैं। आर्सा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन, जिसे भारत में सप्तर्षि मंडल कहते हैं, कैसियोपिया रानी, टॉरस यानी वृष, स्टिग्नस यानी हंस। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक, जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। अपनी विभिन्न चीजों और अद्भुत अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाशीय घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंगों और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य, जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा भर है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी, द कॉस्मिक कोलिजन। महाकाशीय सागर के एक किनारे खड़े होकर नक्षत्र बहुत शांत दिखते हैं। लगता है ब्रह्मांड में सब कुछ अनुशासित है। जब रात के अंधेरे में अचानक ही कुछ नया दिखता है तो हमें हैरत होती है। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके जलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े, जो उल्का पिंड कहलाते हैं, धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे। ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही हैं। बात सिर्फ धरती की नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह
अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील हैं, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर देखिए कि कैसे महाकाश के इन टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान प्रभावित किया और भविष्य को गढ़ेंगे। हमारे चंद्रमा के जन्म को लेकर कितने सारे सिद्धांत हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने एक नए काल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में, जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वो युवा है, अभी भी गठन की प्रक्रिया में है, जहां जीवन अभी तक नहीं पनपा। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया। ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा, ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गिरा। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। जब ये खुरदुरे चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। एक महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म हुआ। बिल्कुल सही, सिर्फ 1 महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से ही धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धुरी को झुका दिया, जिससे ऋतु परिवर्तन हुए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्करों पर। सूर्य एक नक्षत्र है, रात को दिखने वाले दूसरे तारों जैसा। बहुत पास है, इसलिए अलग दिखता है। एक बड़ा चमकीला सुनहरा पिंड, लेकिन सूर्य में कुछ भी सुहाना नहीं है। ये जो गहरे निशान देख रहे हैं सौर धब्बे हैं। प्रत्येक धब्बे का आकार पृथ्वी जितना। सौर धब्बे का रंग गहरा दिखता है क्योंकि सूरज पर यह सबसे ठंडे स्थान है। तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी का सूर्य तो और भी गर्म है। दूसरे नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटॉन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटॉन टकराते और बुझते रहते हैं।
जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे फिर देखा, सौर आंधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। सौर पवन का झोंका हर दिन हर पल सौर मंडल के ग्रहों के पार जाता है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौ अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। म्यूजियम के अंदर लगी हुई तस्वीर, जिसे आप पॉज करके देख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन महान लोगों की तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर है जहाँ पे विष्णु भगवान ने सूअर का रूप लेकर के धरती को समंदर से निकाल रहे हैं। आयुर्वेद के जनक पतंजलि जी का तस्वीर। वेनस प्लैनेट की तस्वीर।